नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पर आइए हम लोग पुनः मिलकर के प्राचीन भारत के इतिहास के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 41 से आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के क्रम में यह भी ध्यान में रखना है कि दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखते हैं आज कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा के उदय के बाद बुद्ध को देवता के रूप में पूजा जाने लगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि महायान शाखा के उदय होने के पश्चात महायान शाखा को मानने वाले लोग बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा करने लगे थे और उनकी मूर्तियां स्थापित करने लगे थे। तो पहला कथन सही है। और पाल एवं चालुक्य शासक जैन धर्म के महान संरक्षक थे, यह कह रहा है। तो ये पाल शासक जो थे ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और चालुक्य शासक जो थे ये जैन धर्म के संरक्षक थे। तो एक इसमें टर्म गलत है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। हालांकि पाल और चालुक्य दोनों ही शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे, लेकिन पालों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था और चालुक्यों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। तो इसमें से आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? श्रवणबेलगोला के बारे में बता दूं कि यह कर्नाटक में बेंगलुरु से 158 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि हासन जिले में पड़ता है। कर्नाटक के हासन जिले में यह स्थित है और यह एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। कन्नड़ में श्रवणबेलगोला का नाम का अर्थ बताती हूँ। कन्नड़ में बेल का अर्थ होता है श्वेत अर्थात व्हाइट, और गोल का अर्थ होता है सरोवर, यानी कि पॉन्ड, लेक, जो भी कह ले। तो अर्थात शहर के बीच में एक सुंदर श्वेत सरोवर यानी कि सफेद तालाब के कारण, अर्थात हो सकता है इस तालाब का पानी बहुत ही उज्जवल और धवल या कह सकते हैं साफ रहा हो, जिसके कारण श्वेत सरोवर इसका नाम पड़ा था। तो इसी श्वेत सरोवर के कारण इस स्थान का नाम बेलगोला पड़ गया। ठीक है, शहर के बीच में यह श्वेत सरोवर स्थित था, जिसके कारण इस शहर का नाम ही बेलगोला पड़ गया और फिर अपभ्रंश होते होते श्रवणबेलगोला हो गया। ठीक है, जैन ग्रंथ बताते हैं कि जीवन के अंतिम समय में यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य आकर के अपने शरीर का त्याग किए थे, पूरे जैन परंपरा के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा, श्रवणबेलगोला को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो यहाँ पे कर्नाटक के गंग शासक थे, इन्हीं गंग शासकों ने श्रवणबेलगोला को वर्तमान स्वरूप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नालंदा महाविश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। बिल्कुल सही है, ये नालंदा महाविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय एवं कुमारगुप्त प्रथम दोनों के समय में थे। ठीक है, तो यहाँ पे यह भी सही है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय एवं कुमारगुप्त प्रथम दोनों के समय में थे। ठीक है, कालिदास जो थे महाराज विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न के समूह में थे। ठीक है, और इनका समय लगभग ईस्वी पूर्व प्रथम से 6ठी या 5वीं शताब्दी तक का माना जाता है। और कुमारगुप्त जो है 3री से 5वीं सदी तक यह शासन किए थे। और आगे चलकर इसी कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त होता है, जिसने कि हुनों को पराजित करके महान उपलब्धि या फिर महान प्रतिष्ठा पाई थी। तो ये दोनों ही कथन जो है यह सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 44 है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल में करों की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे व्यापार एवं वाणिज्य में गिरावट आई। ऑब्वियसली कर अत्यधिक बढ़ गए, जिसके कारण अब धन की कमी होने लगी, जिसके कारण व्यापार और वाणिज्य में गिरावट आई। यह सही है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है
गुप्त काल में जिस क्षेत्र से होकर सेना जाती थी वहां के लोगों को इसे एक विशेष प्रकार का कर देना पड़ता था जिसे सेना भक्त कहते थे। तो यह भी कथन सही है, क्योंकि सेना जिस रास्ते से भी गुप्त काल के समय में गुजरती थी तो उस रास्ते पे जो भी निवासी या फिर जो भी ग्रामीण बस्तियां इत्यादि होती थी वे लोग उस गुजरने वाली सेना को एक प्रकार का कर देते थे। तो यह हो गया आंसर सी। ठीक है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों एवं दस्युस में फालुस पूजा एवं पाले जाने वाले पशुओं के आधार पर भिन्नता थी। ठीक है, यह कह रहा है यह भिन्नता थी, ये सही है। आर्यों और दस्युओं में भिन्नता थी। दस्यु कहा जाता है जो लोग आर्य नहीं थे, दैत्य थे, तो उन्हें दस्यु कहा गया है। तो ये फालुस पूजा एवं पाले जाने वाले पशुओं के आधार पर भिन्नता थी, क्योंकि ये लोग ज्यादातर दूध देने वाले पशुओं को पाला करते थे आर्य लोग, और दस्यु लोग जो थे मूलतः जो जिन पशुओं को खाया जा सके वैसे पशुओं को पालते थे। तो इस आधार पर भिन्नता थी। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आर्यों ने आपस में कभी युद्ध या संघर्ष नहीं किया। नहीं, यह कथन गलत है, क्योंकि आर्यों के आपस में या फिर दूसरे समुदायों के साथ युद्धों के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिले हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो दसरा की युद्ध वाला ही देख लेते हैं, जिसमें कि सुदास विजयी होते हैं। ठीक है, तो यह भी है। तो इस तरह से इसमें केवल कथन एक सही है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 46 है, ऋग्वैदिक काल के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें पहला कथन कह रहा है विदथ सैन्य कार्यों से संबंधित था। विदथ सैन्य कार्यों के अलावा असैन्य अर्थात असैनिक कार्यों, धार्मिक कार्यों एवं सामाजिक कार्यों से भी संबंधित था। तो केवल और केवल सैन्य कार्यों से संबंधित कहना गलत होगा। और दूसरा है महिलाओं को, और ये विदथ क्या चीज थी? विदथ जो है यह ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। ठीक है, ऋग्वेद में विदथ शब्द का लगभग 122 बार प्रयोग हो चुका है। यह सबसे ज्यादा प्राचीन जनसभा थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। बिल्कुल सही, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार इस समय ऋग्वैदिक काल में प्राप्त थे। महिलाएं अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेती थी। और ऋग्वेद में विश्पला नामक एक ऐसी महिला योद्धा का भी उल्लेख हुआ है जो कि बहुत ही वीर होती है और महान योद्धा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है जनपदों का अस्तित्व पाया जाता था। बिल्कुल सही, जनपद भी उस समय अस्तित्व में थे। कई सारे जनपदों के नाम आते हैं, जैसे कि सरस्वती के दोनों तटों पर पुरुवंशी आर्य, सिंधु तथा चेनाब के तटों पर कृवि वंशी, और पांचाल प्रदेश में श्रेंज वंश के जनपद, और पंजाब के विभिन्न भागों में अणुवंश, द्रह्यु वंश, यदु वंश तथा तुर्वस वंश, और इसके अलावा जयपुर तथा अलवर में वत्स्य वंश था, और यमुना और सिंध पर्वत की श्रृंखलाओं में चेदी वंश, सरस्वती के निकट उशनीर वंश इत्यादि कई तरह के जनपद अस्तित्व में थे। इसके अलावा कह रहा है कई देवताओं की पूजा भी की जाती थी। बिल्कुल सही, इस समय कई सारे देवताओं की पूजा की जाती थी। इस तरह से बी सी डी सही है और ए गलत है। ठीक है, और जो गलत है वही ढूंढना था, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, वैदिक काल में संग्रहित्री था। वैदिक काल में संग्रहित्री क्या था? तो संग्रहित्री कहा जाता था वैदिक काल में कोषाध्यक्ष को। ठीक है, कोषाध्यक्ष को संग्रहित्री कहा जाता था। और इसके अलावे सेना के प्रमुख को उस समय वैदिक काल में सेनानी कहा जाता था। ठीक है, और पुरोहित का स्थान वैदिक काल में प्रशासन में सर्वोच्च स्थान पर थे पुरोहित, उसके बाद सेनानी, फिर ग्रामीणी इत्यादि का स्थान आता है। ऋग्वैदिक काल में ये 3 ही मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में और भी कई सारे प्रशासनिक अधिकारी हो जाते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में अगर कहें तो 3 ही मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, पुरोहित, सेनानी और फिर ग्रामीणी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 48, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जैनों में बसादिस तीर्थंकरों के मंदिर होते हैं। बिल्कुल सही है, बसादिस जो है वह जैन तीर्थंकरों के मंदिर के रूप में पाए जाते हैं।
और दूसरा है, हालांकि जैन धर्म को बौद्ध धर्म के समान राजाओं का संरक्षण नहीं मिला, लेकिन कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से वह बौद्ध धर्म से ज्यादा समृद्ध है। ठीक है, यह जो है यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से बौद्ध धर्म से ज्यादा जैन धर्म समृद्ध नहीं है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, यानी कि जैनों में बसादिश तीर्थंकरों के मंदिर होते हैं। जितना बौद्ध धर्म कला और संस्कृति के मामले में फला फूला, उतना जैन धर्म नहीं हो पाया था। हालांकि जैन धर्म से संबंधित कई तरह की कला और स्थापत्य कला के नमूने मौजूद हैं, लेकिन बौद्ध धर्म की अपेक्षा में उतने नहीं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। शैव सूत्र में विभिन्न प्रकार की यज्ञ वेदियों के निर्माण के तरीकों का वर्णन किया गया है। यह सही है, शैव सूत्र में विभिन्न प्रकार की यज्ञ वेदियों के निर्माण के तरीकों का वर्णन किया गया है, और यही आगे चलकर ज्यामिति का भी आधार बनती है। और दूसरा है, गृह सूत्र में वर्णों की विभिन्न व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। यह भी कथन सही है, गृह सूत्र में प्रत्येक वर्ण के लिए दैनिक आचरण एवं संस्कारों से संबंधित नियम एवं व्यवस्थाएं दी गई हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक बौद्ध पुस्तकों का लेखन प्राकृत एवं जैन पुस्तकों का लेखन पाली में किया गया था। देखिए, इसको उल्टा ही लिख दिया गया है, इसको इस तरह से होना चाहिए था। प्रारंभिक बौद्ध पुस्तकों का लेखन पाली में और जैन पुस्तकों का लेखन प्राकृत में, तब ये सही होता, लेकिन उल्टा लिखा गया है, इसलिए गलत होगा। अर्थात यह सही तब होगा जब यह लिखा होता कि प्रारंभिक बौद्ध पुस्तकों का लेखन पाली में और जैन पुस्तकों का लेखन प्राकृत में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रारंभिक बौद्ध जैन साहित्य में व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेख मिलता है। यह सही है, अर्थात एक गलत है, दो सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, यह चुनना है। आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से समाप्त होता है ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल क्वेश्चंस लेकर के। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब को। थैंक यू। तो इसी के साथ समाप्त होती है ये वीडियो भी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, इस पर अपने राय और विचार जरूर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।